हिंदी स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कल मैंने WBC कंप्लीट कर दिया था। WBC में जितने भी टाइप की सेल्स होती हैं कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमें ब्लड सेल्स पढ़नी है। आपकी ब्लड सेल्स कंप्लीट हो गई हैं। आपकी इरिथ्रियोसाइट और आपकी ल्यूकोसाइट। इरिथ्रियोसाइट बोले तो आपकी RBC कहलाती हैं और ल्यूकोसाइट बोले तो आपकी WBC कहलाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपकी सेल है ब्लड सेल। नेक्स्ट है थ्रम्बोसाइट। क्या है आपकी? थ्रम्बोसाइट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्रम्बोसाइट। ये देखिए थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स ये आपकी ब्लड सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स या थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट्स देखिए ओनली थ्रम्बोसाइट्स जो प्रेजेंट होती हैं, थ्रम्बोसाइट नाम जो हम देते हैं केवल मैमल्स में देते हैं, स्तनधारियों में केवल ये पाई जाती है। सबसे पहला स्पेशल कैरेक्टर है कि ये जो सेल होती हैं, ये सेल्स बोले तो कोशिकाएं, ये सेल्स केवल स्तनधारियों में, स्तनधारियों को हम बोलते हैं मैमल्स। जैसे हम लोग क्या है, स्तनधारी हैं, स्तनधारी या कि हम बोले मैमल्स। मैमल्स में ये आपकी केवल पाई जाती है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बकरी, शेर, हिरन, ये सब क्या है आपके मैमल्स हैं। ठीक है, जिसमें मैमरी ग्लैंड है वो आपके मैमल्स हैं। तो ये केवल मैमल्स का फीचर्स है। थ्रम्बोसाइट किसका फीचर्स है? मैमल्स का, केवल मैमल्स में पाए जाते हैं। वहीं हम यदि दूसरे आपके वर्टिब्रेट देखें, दूसरे आपके वर्टिब्रेट जैसे आपका यही फिश, फ्रॉग, बर्ड, रेप्टिलिया, इनमें देखें तो क्या इनमें ये प्लेटलेट पाई जाती है? नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरे आपके जो कशेरुकी जीव हैं, कशेरुकी बोले कि जिनमें बोन, आपकी बैकबोन जो है ये पाई जा रही है, जिसमें बोन्स पाई जाती है, बोन मैरो जिसमें आपकी कशेरुक दंड जिसे बोलते हैं, जिसमें पाई जाती है, वो कहलाते हैं कशेरुकी। तो कशेरुकी में आपके आते हैं पिसीज क्लास, एम्फीबिया क्लास, रेप्टिलिया क्लास और आपकी एप्स जो कहलाते हैं पक्षी वर्ग, और फिर आते हैं मैमल्स। तो मैमल्स में आपके 4-5 ग्रुप जो बटे हैं, तो केवल मैमल्स में हम प्लेटलेट बनाते हैं। लेकिन जो 4 ग्रुप और हैं, कौन कौन से? आपकी पिसीज, ये पिसीज जिसमें हम फिश पढ़ते हैं, एम्फीबिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेप्टिलिया जिसे हम सरीसृप वर्ग बोलते हैं, और एप्स जिन्हें हम बोलते हैं पक्षी वर्ग। इन चारों क्लासेस में, इन चारों क्लास के जो जीव जंतु हैं, इनमें आपकी प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती हैं। अदर वर्टिब्रेट या अदर आपके जो कशेरुकी हैं, उनमें प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इनमें प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती है। समझ में आया? इनमें नहीं पाई जाती। यदि नहीं पाई जाती तो क्या पाया जाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। समझ में ना, प्लेटलेट्स का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स तो नहीं पाई जाती, बट प्लेटलेट्स का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं स्पिंडल सेल, स्पिंडल सेल्स। इन्हें हम स्पिंडल सेल्स के नाम से जानते हैं, जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का ही मॉडिफाइड होकर के एक दूसरा फॉर्म में आपका पाया जाता है, जिन्हें हम स्पिंडल सेल्स कहते हैं। तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, फिश बोले तो जितनी भी आपकी मछलियां हैं, ठीक है। एम्फीबिया तो जितने उभयचर, जैसे मेढक वगैरह जो जल थल दोनों में रहते हैं, जंप करके जो चलते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। रेप्टिलिया जो रेंग करके चलते हैं, छिपकली, आपका टर्टल्स, आपका स्नेक, ये सभी रेप्टिलिया कहलाते हैं। पक्षी वर्ग चाहे वो उड़ने वाले हों चाहे ना उड़ने वाले हों। तो इन चारों वर्टिब्रेट में प्लेटलेट्स के प्लेस पर आपकी स्पिंडल सेल पाई जाती है, जो उसी तरह वर्क करती हैं जैसे आपकी प्लेटलेट्स वर्क करती है हमारी बॉडी में। समझ में आ गया ना? तो यदि आए कि प्लेटलेट्स किस में पाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स केवल मैमल्स में पाई जाती हैं। समझ में है ना? प्लेटलेट्स कैसी होती हैं? आपकी न्यूक्लियस लेस, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, आपका प्लेटलेट्स भी, आपकी जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, इनमें भी आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें न्यूक्लियस बोले तो आपका केंद्रक
नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये आपकी केंद्रक इसमें एब्सेंट रहेगा। इसका शेप बोलेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसे ओवल के आकार का, ऐसे अंडाकार आपकी स्ट्रक्चर होती है। ये इसका लिक्विड रहेगा और इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा। इसे भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा, WBC ही करेगी। समझ में आया ना। तो ये भी आपकी न्यूक्लियस लेस होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। इनकी साइज जो होती है, साइज भी इनकी कितनी होती है, 2.5 म्यू एम। कितनी होती है, 2.5 म्यू एम, या कि किसी में 6-7 भी लिख दे, और 6 के बाद चूंकि ये 2.67 लिख गया तो उसे राउंड फिगर पूरा आपका 3 भी बोल सकते हैं हम, 3 म्यू एम भी बोल सकते हैं। समझ में है ना। तो इस तरह से इसकी साइज जो होती है प्लेटलेट्स की हमारी बॉडी में, तो साइज होती है 2.5 म्यू एम। इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनका लाइफ स्पैन, जीवन काल जिसे हम बोलते हैं, ये है आपका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन तक ये जिंदा रहती है, ये आपकी जिंदा रहती है 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन आपकी ये जिंदा रहती है। कितने दिन जिंदा रहेगी ये, 2 से 5 दिन तक आपकी ये जिंदा रहेगी। समझ में आया ना। कार्य क्या करती है, कार्य करती है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स भी आपकी सिरेटोनिन का सीक्रेशन करती है, ये सिरेटोनिन। और ये सिरेटोनिन ही फिर आगे चल करके प्लाज्मा में क्या करेगा, प्रोथ्रम्बिन वगैरह इसको डेवलप करेगा, जिससे ब्लड क्लॉटिंग आपका होता है। तो सिरेटोनिन रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। और ये सिरेटोनिन कौन बनाता है, आपका प्लेटलेट्स भी बनाती हैं, वहां आपकी बेसोफिल सेल्स भी बनाती हैं, और मास्ट सेल भी बनाती हैं। समझ में है ना। तो यहाँ प्लेटलेट्स का कार्य है कि क्या करना, आपका रक्त के थक्का बनाने में सिरेटोन का निर्माण करना, सिरेटोन को रिलीज करना, जो कि आगे चल करके रक्त का थक्का बनाएगा। समझ में है ना। आपको पता है कि प्लेटलेट्स यदि कम जाती है, प्लेटलेट्स आपका एक जो आपकी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर है, जैसे डेंगू है, ठीक है, ऐसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की नंबर क्या हो जाती है, बहुत जल्दी गिरती है। और प्लेटलेट्स यदि गिरती है तो हमारा एक तो मेन ये नहीं बनेगा, और दूसरा इम्यून सिस्टम भी आपका क्या होगा, इफेक्टेड होगा। समझ में आया ना। इनकी नंबर जो हमारी बॉडी में होती है, एक नॉर्मल पर्सन में इनकी नंबर होती है, कितनी होती है, कितनी होती है इनकी नंबर प्लेटलेट्स की। हमारे हेल्दी बॉडी, जैसे हम लोग सभी अभी हेल्दी बैठे हैं, तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की नंबर कितनी है, 1.5 लाख से लेकर के 3, 3.5, 4 लाख के बीच में आपकी पाई जाती है। समझ में है ना। यदि आपकी ये 40,000, 50,000, 80,000 ऐसी हजार की कंडीशन में यदि आ गई, तो फिर वहां पर क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका गिरता है, आपका सिरेटोनिन वगैरह बनना आपका क्या होता है, कम होता है, और आपकी ब्लड क्लॉटिंग में भी इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया ना। और ये बहुत जल्दी गिरती भी है और बहुत जल्दी बढ़ती भी है। समझ में है ना। ये इतनी जल्दी एक दिन में 10-10 हजार प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती हैं। जैसे आपकी बीमारी वगैरह है, तो कोई भी डेंगू वगैरह, खासकर डेंगू में तो बहुत जल्दी गिरती है ये। समझ में है ना। तो डेंगू में एक दिन में 10-10, 20-20 हजार कम जाती हैं, और वहीं पर 2 दिन आपने अपनी अच्छी डाइट ले ली, तो ये आपकी 10-10 हजार बढ़ती भी हैं इकट्ठा। 1-2 नहीं बढ़ती, फिर हजारों में ये जल्दी बढ़ती भी हैं। समझ में ना। पपाया का कोई भी कुछ भी खाया जाए, चाहे पपीता खाया जाए, चाहे उसकी पत्ती का वो निकाल करके लिया जाए, तो उसमें प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ती हैं। यदि किसी की प्लेटलेट्स कम हो, तो उसे चाहे पपीते का जूस, चाहे ऐसे ही पपीता, चाहे पत्ती का जूस, चाहे पत्ती चबा कर कुछ भी खाएं पपीते का, तो उसमें प्लेटलेट्स आपकी जल्दी बढ़ती हैं। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये है आपकी प्लेटलेट्स, जो कि आपकी ब्लड सेल है। और ब्लड सेल यहाँ पर होती है आपकी सॉलिड पार्ट में 3 ब्लड सेल मैंने बताई हैं, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और इनको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। तो यहाँ पर ब्लड का सॉलिड पार्ट आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया। आगे चले। नेक्स्ट हम बताते हैं आपका प्लाज्मा। क्या बताते हैं, देखो प्लाज्मा कुछ तो बताया था मैंने, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और बता देते हैं। ये प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ब्लड का क्या होता है, लिक्विड पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है,
लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में यदि हम देखें, ब्लड के मैंने ब्लड को जब पढ़ाया तो दो पोर्शन पढ़ाए ना, कि 55% और एक होता है 45%। तो 55% में आपका क्या है और 45 में अभी जो कंप्लीट किया है वो है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से प्लाज्मा आपका ज्यादा पार्ट कहलाता है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है 55% लगभग आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसी वजह से ब्लड हमारा लिक्विड होता है, तरल रहता, बहने वाला होता है ब्लड। क्यों? क्योंकि उसमें एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया ना, क्लियर। और इसी प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आपकी तैरती रहती हैं। समझ में आया ना, ये सब आपका ये सेल हैं जो सॉलिड बताई है मैंने। तो ये प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब स्विमिंग करती रहती हैं इस लिक्विड में। समझ में आया ना। यदि प्लाज्मा को देखें तो 90 से 92% समथिंग इसमें क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट हम देखें कि आपका 8 से 10% समथिंग इसमें इनऑर्गेनिक और एंड ऑर्गेनिक, बोले तो अकार्बनिक और कार्बनिक, इसे बोलते हैं अकार्बनिक और इसे बोलते हैं हम कार्बनिक। ठीक है। अकार्बनिक और कार्बनिक पार्ट जो होता है वो कितने परसेंट होता है, 10%। 8 से 10% प्लाज्मा में क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। समझ में आया ना। यदि हम कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में आपका क्या आ जाएगा, कार्बनिक में आ जाएंगी जितनी भी आपकी प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। जैसे प्लाज्मा में पूछी जाएगी कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन आपकी जो होंगी वो आपकी कार्बनिक में आ जाएगी। यही हम अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में आपके सॉल्ट आ जाएंगे, जितने भी सॉल्ट हैं, ठीक है। आपका गैसेस आ जाएंगी, जो भी आपकी गैसेस होती हैं, गैसेस आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। कार्बोनेट आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये जितने भी आपके आएंगे ये आपके काउंट किए जाएंगे किसमें, अकार्बनिक में। अकार्बनिक आपका लगभग आपका कितना होता है, 1% समथिंग होता है, ठीक है ना, 1% पार्ट। और जबकि आपका यहाँ 8% ले यदि, तो 1% ये और 7% आपका क्या हो जाएगा, कार्बनिक। प्रोटीन आपकी ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ गया ना। इस तरह से जैसे साल्ट में हम NaCl ले सकते हैं, ठीक है ना, ये NaCl हो गया, KCl हो गया, गैसेस में O2, CO2, वाटर, ये सब आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में लेंगे। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, ये सब भी आपके सॉल्ट फॉर्म में आपके आ जाएंगे। ये सब चीजें मिली होती है अकार्बनिक पदार्थ में। समझ में है ना, जो कि प्लाज्मा का अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और लगभग 1%, 1 से 2% समथिंग बनाते हैं। समझ में आ गया ना। जो ज्यादा आपका प्लाज्मा का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें मोस्टली ज्यादातर आपकी क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा और भी हम कुछ वेस्टेज आइटम भी लिख सकते हैं, वो भी आपके कुछ फाइबर्स वगैरह भी, ये सब आपके और आ जाएंगे। समझ में आ गया ना। बात करें कि प्लाज्मा की जो प्रोटीन मैंने लिखी है, प्लाज्मा की प्रोटीन कौन कौन सी होती है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। देखिए प्लाज्मा में प्रोटीन कौन होती है, यदि आ जाए कि प्लाज्मा की प्रोटीन कौन कौन थी, तो सबसे पहले प्लाज्मा की प्रोटीन है एक तो फाइब्रिनोजेन जो होती है, जो कि फिब्रिन में कन्वर्ट होती है। तो एक होती है आपकी फाइब्रोजेन, ऐसे लिखी होती फाइब्रोजेन। तो ये आपकी इनएक्टिव है अभी, ये क्या है आपकी, इनएक्टिव है। ये फाइब्रोजेन जो होती है ये फिब्रिन में कन्वर्ट होती है, तब जाकर के थक्का जमता है। ये आपकी एक्टिव प्रोटीन कहलाती है, इसमें ये काम करती है। जब आपकी ये ऐसी रहती है तब आपकी वो थक्का नहीं जमेगी, लेकिन फिर ये बदलती है इसमें, तब ये थक्का जमती है। तो फिब्रिन। एक होती है आपकी प्रोथ्रम्बिन, ये आपकी प्रोथ्रम्बिन आपकी जो इनएक्टिव है ये कन्वर्ट होती है आपकी थ्रम्बिन में, ठीक है, या थ्रम्बोप्लास्टिन भी इसी को बोलते हैं। थ्रम्बिन या थ्रम्बोप्लास्टिन एक्टिव प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में ही पाई जाती है और फिब्रिन से मिलकर के क्या करती है, क्लॉट बना देती है। समझ में ना। तो ये दोनों प्रोटीनें जो हैं ये आपकी ब्लड
ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉट करती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो ब्लड का क्लॉट करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं, वो इनमें से फर्स्ट नंबर में ये, और ये भी कब काम करेगी, जब ये मिलेगी इसमें, पहले प्रोथ्रम्बिन रहती है, फिर थ्रम्बिन आपकी फिब्रिन में आपकी मिलती है, फिर जा करके आपका ये नेट जैसा आपका ये बन जाता है आपकी, तो ये नेट जैसा बनेगा तो ब्लड का बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आया ना। तो रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो स्पेशल प्रोटीन है वो थ्रम्बिन या थ्रम्बोप्लास्टिन भी लिखी रहती है कहीं कहीं पर इसका नाम, और फिब्रिन या फाइब्रिनोजेन भी लिखा है, तो भी आप समझ जाइए कि ये अभी इनएक्टिव है, लेकिन कुछ देर बाद ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया ना। तो ये आपकी मेन प्रोटीन है प्लाज्मा में, लेकिन इसके अलावा इसमें पाई जाती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये आपका ग्लोब्यूलिन ये भी आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, एम, जी ये भी अभी आती हैं, ये भी और प्रोटीनस पार्ट में आपकी मिली होती है, लेकिन स्पेशल में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और आपका थ्रम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना। समझ में आया ना। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में ये भी आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए आपका ए, फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन आपका एम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन आपकी जी, ये भी आपकी कुछ प्रोटीनस पार्ट में फॉर्म में प्रेजेंट होकर के प्लाज्मा के साथ आपकी मिली रहती है। समझ में आया ना। तो इसे अभी याद रखिए ना रखिए, लेकिन इनको जरूर ध्यान रखिए, स्पेशल ये दो याद रखिए और ये याद रखिए। तो प्लाज्मा में ये आपकी प्रोटीन पाई जाती है और रक्त इसी प्लाज्मा को लेकर के बहता है, और जब आपका कट लग जाता है, बॉडी से बाहर ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड को बहने से रोकने का कार्य आपकी ये दो प्रोटीन करती हैं। समझ में आया ना। इसीलिए इन्हें हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं। ये आपका कहलाएगा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के कार्य क्या हैं, प्लाज्मा क्या कार्य कर रहा है, प्लाज्मा क्या कार्य कर रहा है बताना मुझे। प्लाज्मा क्या कार्य कर रहा है, प्लाज्मा एक तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है क्योंकि इसमें प्रोटीनें हैं, तो प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। ये आपका ब्लड क्लॉट करने का वर्क करता है, प्लाज्मा ब्लड क्लॉट करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि यदि प्लाज्मा नहीं होगा तो प्रोटीन कहाँ से आएगी। दूसरा, प्लाज्मा और क्या कर रहा है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन बोले तो जो मटेरियल आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो रही है उसी के द्वारा बह रहा है। रक्त का तरल भाग यदि नहीं होगा तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगी। तो ये सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बोले तो आपका परिवहन का कार्य, रक्त परिवहन का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि रक्त में क्या है, प्लाज्मा है। यदि रक्त में प्लाज्मा ना हो तो परिवहन का कार्य ना हो, तो ये परिवहन में भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम बोलेंगे ये वेस्टेज को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाता है। जैसे ब्लड में जो भी वेस्टेज है, जैसे CO2 है, अमोनिया है, ये आपका लीवर या किडनी वाले पार्ट में भेज करके और उसे बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है ना। हम लिखेंगे ये उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी को बोले तो एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये उत्सर्जी पदार्थों को, ये उत्सर्जी पदार्थों को लीवर या किडनी और स्प्लीन जैसे स्थानों में ट्रांसफर करता है, समझ में ना। और लीवर में जाएगा तो लीवर से भी आपकी विषैले पदार्थ जो होंगे वो कम विषैले पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, किडनी में फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लड से जो भी आपका वेस्टेज पदार्थ जैसे यूरिया रहता है तो किडनी से निकल करके आपकी ब्लड अलग हो जाएगा और यूरिया को यूरेथ्रल पार्ट में आपका स्टोर कर दिया जाएगा, जिसे हम यूरिन के द्वारा बाहर कर देंगे। स्प्लीन में यदि कोई पॉइजनस आपकी डेड पार्ट यदि कोई आया तो स्प्लीन सीधे उसे क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो भी उत्सर्जी या बेस पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा के द्वारा ही
पहुंचाए जाते हैं लीवर, किडनी या कि स्प्लीन में, जहां पर उन्हें क्या कर दिया जाता है, या तो बॉडी से बाहर या कि फिर उनको खत्म कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा आपका कंप्लीट। अब एक चीज और देखना, सीरम क्या कहलाता है। ये एक यदि आ जाए कि सीरम क्या है, सीरम। सीरम आपने देखा होगा जब घाव भरने लगता है तो हल्का पीला पीला सा आपका कलरलेस आपका निकलता है, पानी जैसा पीलापन लिए रहता है, वो कहलाता है आपका सीरम। क्या कहलाता है? सीरम। तो ये सीरम आपका जब प्लाज्मा से हम क्या करें, प्लाज्मा से हम जो क्लॉटिंग प्रोटीन, जैसे हम बोलते हैं थ्रम्बिन प्रोटीन, अभी बताई हमने, थ्रम्बोप्लास्टिन या थ्रम्बिन, थ्रम्बिन थ्रम्बिन और आपकी जो थ्रम्बिन होती है और आपकी फिब्रिन होती है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन, ये यदि इन क्लॉटिंग प्रोटीन को प्लाज्मा से इन क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो आपका पदार्थ बचेगा, जो पदार्थ बचता है, जो पदार्थ बचता है वो आपका क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीरम। बिना प्रोटीन वाला प्लाज्मा ही सीरम कहलाता है सीधे से। ऐसी प्लाज्मा कि जिसकी प्लाज्मा की प्रोटीन को हम निकाल दें, ठीक है ना, प्लाज्मा की प्रोटीन को यदि निकाल दिया जाए तो फिर जो लिक्विड बचता है वो लिक्विड आपका क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, सीरम। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। अब आपका यहां आपका खत्म होता है क्या, ब्लड का जो इंट्रोडक्शन है कि कैसे सॉलिड पार्ट था, कैसे लिक्विड पार्ट था। अब हम आगे आते हैं आपका ब्लड ग्रुप। ये मेन आपकी आज की क्लास है ब्लड ग्रुप। क्या है आपका? ब्लड ग्रुप। इसे आप अच्छी तरीके से समझना, जहां भी समझ में नहीं आए उसे पूछना। ये आपका ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, इन्हें बोलते हैं हम रक्त समूह। क्या होते हैं रक्त समूह? ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप को हम बताएं कि किसने बताया है, किसने दिया है ब्लड ग्रुप को। कितने प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप? कितने प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप? 4 प्रकार के। और भी कोई बता रहा था? हाँ, कितने प्रकार के? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। 3 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। समझ में आया ना? स्पेशल जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया ना? सबसे पहले इन ब्लड ग्रुप को आपका 1900 में, 1900 कहीं कहीं पर आपका इसे 1901 भी दे रहा है। ठीक है, आप यदि सर्च करोगे गूगल में तो इसे 1901 दे रहा है। ठीक है ना, 1901 में, जबकि आपका रियल जो बुकों में आपका चल रहा है वो 1900 ही चल रहा है। समझ में है ना? तो आपके वैज्ञानिक थे आपके लैंड स्टीनर, कार्ल वॉन लैंड स्टीनर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कार्ल वॉन, ये आपके कार्ल वॉन। ठीक है, कहीं कहीं पे स्पेलिंग इसकी सी से भी लिखी रहती है। ठीक है ना, स्पेलिंग को थोड़ा आप लोग देख लिया करिए, जल्दी जल्दी लिखने में स्पेलिंग आपकी इधर उधर होती है, पूरी परफेक्ट नहीं रहती है स्पेलिंग। मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पेलिंग को आप लोग थोड़ा सा देख लिया करिए, उसे मैनेज कर लिया करिए। यदि कहीं स्पेलिंग आपकी ऊपर नीचे कहीं कुछ हो गई है तो उसे आप सर्च करके करेक्ट कर लिया करिए। समझ में आया ना? तो ये कार्ल वॉन लैंड स्टीनर कहलाते हैं। लैंड स्टीनर, कार्ल वॉन लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल वॉन लैंड स्टीनर ने इन 1900 में, बोले तो 1900 में, या आपका ये भी मिल सकता है, आप ये भी देखेंगे लेटेस्ट में अब ये 1901 देने लगा है। तो आप परेशान मत होना, ये दोनों सेशन आपके चलेंगे। तो कार्ल वॉन लैंड स्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी, सबसे पहले आपके ब्लड ग्रुप को दिया, ब्लड ग्रुप को दिया, ब्लड ग्रुप को दिया। किसने दिया है? कार्ल वॉन लैंड स्टीनर। इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए। इन्होंने कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप दिए हैं? 3 प्रकार के। इन्होंने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए हैं। 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपके बताएं। कौन कौन से? ए, बी और ओ। ए, बी, ओ। स्टार्टिंग में जब ब्लड ग्रुप बताए गए हैं तो बताया गया है कि ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और ओ। समझ में आ गया ना?
ठीक है। तो ये ABO जो 3 ग्रुप बताए हैं वो आपके लैंडस्टीनर या इनका पूरा नाम है कार्ल वॉन लैंडस्टीनर, ठीक है, इन्होंने बताया है। समझ में आ गया। अब देखना नेक्स्ट, देखना इसके बाद फिर इन्हें नोबेल प्राइज वगैरह भी दिया गया था बाद में, ठीक है। अब देखेंगे हमें ये जो आपके ब्लड ग्रुप ABO, लेकिन बाद में आते हैं एक आपके और 1902 में एक वैज्ञानिक, 1902 में एक वैज्ञानिक आते हैं डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली, ठीक है, इनका और पूरा नाम है। तो ये आपका ये है डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली, डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली, ये 2 साइंटिस्ट हैं, डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली, ये 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप जो आपका कार्ल वॉन लैंडस्टीनर ने दिया है, तो इसे ABO ब्लड ग्रुप से एक नया ब्लड ग्रुप आपका बनाया जिसे हम बोलते हैं AB। क्या बोलते हैं? AB। तो AB ब्लड ग्रुप इन्होंने दिया है, किसने दिया है? आपका कार्ल वॉन लैंडस्टीनर ने। और ये AB ब्लड ग्रुप ABO से ही निकाल करके बनाया गया है। समझ में आया ना? स्पेशल ब्लड ग्रुप 3 ही टाइप का था, लेकिन इन्होंने ABO से देखा और AB को भी आपका एक नया ब्लड ग्रुप उसी से बना दिया। तो अब हो गए हमारे ब्लड ग्रुप कितने? 4, ठीक है। यदि पूछे कोई कि मेन ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही होते हैं, ABO, और ABO से ही दूसरे वैज्ञानिक एक आए थे डी कैस्टेलो स्ट्रूली, इन्होंने AB ब्लड ग्रुप को दिया। यदि आए कि AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आप वहां लैंडस्टीनर नहीं लिखेंगे, आप डी कैस्टेलो और स्ट्रूली ही लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए हम बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है। यदि हमारे पास माइक्रोस्कोप हो, क्योंकि हमारी जो सेल होती हैं वो सिंगल, हमारी सिंपल आई से तो दिखाई नहीं दे सकती, सिंगल सेल होती हैं आपकी, सिंगल सेल को हम सिंपल आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? माइक्रोस्कोप की। यदि हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो हम खुद पता कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। समझ में आया ना? कैसे? उस ब्लड ग्रुप में जो सेल होती हैं, जो हम ड्रॉप लेते हैं, एक बूंद लेते हैं, स्लाइड में डालते हैं, और स्लाइड में डाल करके जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका शेप देख करके हम बता सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। समझ में है ना? तो देखना कैसे हम उसका शेप देख करके बताते हैं। पहले देखिए, आगे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले समझ लीजिए, मैंने आपका प्लाज्मा ये बताया, मैंने प्लाज्मा, और प्लाज्मा में आपकी, इस प्लाज्मा में आपकी क्या तैरती रहती हैं? आपकी ये आरबीसी सेल, ये आरबीसी सेल आपकी क्या होती है? ऐसे आपकी स्विमिंग करती रहती है। समझ में ना? WBC भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं, लेकिन अभी हमें ब्लड ग्रुप में केवल RBC की जरूरत है, इसलिए हमने रेड ब्लड सेल बस बनाई है। समझ में ना? तो हमें यहाँ क्या लेना है? RBC सेल लेना। ये हमने एक RBC सेल बना दी। समझ में है ना? चारों तरफ इसके क्या है? प्लाज्मा है। चारों तरफ क्या भरा हुआ है? ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये आपकी तैर रही है। अब आप देखोगे आरबीसी, ये आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी की ये जो मेम्ब्रेन बताई थी मैंने, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? स्पेशल नाम दिया था मैंने। ये आपकी एक सेल है, उस सेल के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल है कोई, ये समझ लो, कोई सेल है, सेल के चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके ये क्या है? आरबीसी है, स्पेशल सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हमारी, समझ में है ना? रेड ब्लड सेल है, इसीलिए इसे सेल मेम्ब्रेन ना बोल करके इसे एक और स्पेशल नाम दिया गया है, डोनांस मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया गया है? डोनांस मेम्ब्रेन कहते हैं हम इसे, जो कि सेल मेम्ब्रेन ही है, एक तरह से प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन बोले तो लिपोप्रोटीन की ही बनी है ये। लेकिन आरबीसी स्पेशल सेल है, इसलिए आरबीसी में प्रेजेंट होने वाली मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दिया गया डोनांस मेम्ब्रेन। समझ में है ना? जब हम इस डोनांस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इस डोनांस मेम्ब्रेन के चारों तरफ आपके क्या होते हैं? एंटीजन। क्या होते हैं? एंटीजन। और एंटीजन बेस पर ही
हम बता सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक तो उसका अभी हम बताएंगे आकार देख करके, और दूसरा हम बताते हैं उसका एंटीजन को देख करके। ठीक है ना, समझ में आया ना। जैसे हमें यहाँ माइक्रोस्कोप नहीं है और हम बता रहे हैं कि यदि सेल मेम्ब्रेन के, या भी हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, समझ लो माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप कैसे आप समझोगे इसे। तो मैंने बताया कि यदि मेम्ब्रेन के चारों तरफ एंटीजन ए है, क्या है, एंटीजन, ये होते हैं एंटीजन, 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 ठीक है। एक एंटीजन को, एक होते हैं आपकी प्रतिरक्षा और एक होते प्रतिजन, हिंदी में इनको बोलते हैं प्रतिजन। एंटीजन को क्या बोलेंगे, प्रतिजन। प्रतिजन आपके क्या होते हैं, जैसे एक तरह से बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना, वैसे आपके प्रतिजन की बाहर से यदि कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर गया तो तुरंत अंदर हमारी क्या बनने लगेगी, एंटीबॉडी। आपकी लिम्फोसाइट की जो बी लिम्फोसाइट है वो तुरंत एंटीबॉडी बनाएगी और इस प्रतिजन को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। बाहर की कुछ भी चीज आपके अंदर जाएगी जो कि हार्मफुल होगी तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि आपकी ब्लड सेल में एक तरह के कारक पाए जाते हैं, एक तरह के प्रतिजन पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। समझ में आ गया, एंटीजन। तो यदि आपके डोनांस मेम्ब्रेन के चारों तरफ यदि आपका एंटीजन ए है, ये एंटीजन दो ही होते हैं, एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन आपके दो ही होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। इसे अच्छे से समझना, पीछे मत देखना, आज आगे देखो। एंटीजन आपके दो ही होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। समझ में आया ना। और इन दोनों एंटीजन को भी बनाने का कार्य कौन कर रहा है, एक अभी हम जब मैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगी तो वहां आपको बताऊंगी एच एंटीजन, एच एंटीजन। यदि एच एंटीजन, सभी के ब्लड ग्रुप में एक एच एंटीजन होता है जिसकी वजह से ये ए और बी का निर्माण होता है। यदि एच ना रहे तो आपका ए और बी एंटीजन ना रहे, और जब एच एंटीजन नहीं होता है तो वो बहुत ही रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में आता है जिसे हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। समझ में है ना, बोर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहलाता है। बाकी रेयर ब्लड ग्रुप में हम ओ नेगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप यदि कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब ये नहीं रहेगा, और जब ये नहीं रहेगा तो ये दोनों तो बनने की संभावना ही नहीं है वहां पर। समझ में है ना। तो एच एंटीजन आपका ए बी एंटीजन को डेवलप करता है। तो हम अभी एच को छोड़ देते हैं वहां पर, हम केवल बात करते हैं कि हमारी आरबीसी में यदि एंटीजन ए दिखा, यदि ए एंटीजन दिखा तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया आपका क्या, ए। क्या हो गया, ए। यदि आरबीसी की सरफेस में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप हो गया हमारा क्या, ए। क्या हो गया, ए। और यदि ए एंटीजन होता है तो यही प्लाज्मा, जो आपका ये लिक्विड भरा है, ये लिक्विड, ये क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में इस एंटीजन से फाइटिंग करने के लिए एंटीबॉडी भी बनती है। जहां एंटीजन होगा, एंटीजन और प्लस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो आपकी क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, एंटीजन प्लस एंटी, अरे यार, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, ये प्रतिजन, ये प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है ना। तो ये प्रतिरक्षा प्रतिजन को नष्ट करती, इन दोनों की ही क्रिया होती है आपस में, एंटीजन से एंटीबॉडी ही क्रिया करती है, कहना चाहिए उसकी फाइटिंग। आगे रिजल्ट क्या मिलेगा, या तो एंटीजन नष्ट होगा या कि एंटीबॉडी नष्ट होगी। समझ में है ना, इन दोनों की ही आपस में क्रिया होती है। क्लियर है। तो जहां यदि एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहेगी, प्लाज्मा में क्या रहेगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी, यदि एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में भी दो टाइप की ही एंटीबॉडी बनती है, एक एंटीबॉडी होती है ए और एक होती है एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी हमेशा आपकी स्मॉल लेटर से प्रेजेंट की जाती है, समझ में ना। लेकिन आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन रहा है, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को कैपिटल लेटर में भी लिखा जाता है, समझ में है ना। तो आप परेशान मत होना, आप क्वेश्चन को पढ़ना कि ऊपर क्या लिखा है, एंटीबॉडी लिखा है कि एंटीजन। लेकिन जो सही लिखने का तरीका होता है वो एंटीजन को कैपिटल में लिखा जाता है और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है, समझ में आया ना। यदि एंटीजन ए है तो
इस ब्लड ग्रुप में आपका एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीजन यदि ए है तो आपकी एंटीजन से कौन सी एंटीबॉडी आपकी फाइटिंग करेगी? क्या करेगी? बी। आप ये मत लिख लेना कि यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए होगी, क्योंकि कभी भी यदि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए हो गई तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? एग्लूटिनेशन कहना चाहिए, जम जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐसे क्लॉट कर लेंगे, जमा देंगे। वो एग्लूटिनेशन हो जाता है, वहां पर कोई क्रिया नहीं होगी, वो जम जाएंगे आपके। समझ में है ना? तो ये खतरनाक होगा, ये डेंजरस कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए अपोजिट हमेशा आपका अपोजिट। इफ यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी रहेगी वहां बी, यदि आपका एंटीजन बी है तो वहां एंटीबॉडी रहेगी ए। तो ये आपका करेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? ये। तो समझ लो, एंटीजन यदि ए है तो एंटीबॉडी यहां पर कौन सी प्रेजेंट है? बी। और एंटीजन की प्रेजेंटेशन पर ब्लड ग्रुप का क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है कि आपकी ब्लड ग्रुप क्या होगी। तो एंटीजन यदि ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। समझ में है ना? और एंटीबॉडी क्या हो गई? बी। समझ में है ना? अब यदि ये है आपकी आरबीसी, ये प्लाज्मा हो गया आपका, और ये हो गई आपकी क्या? ये हो गई आपकी आरबीसी। ये आरबीसी हो गई, और आरबीसी की मेम्ब्रेन में है एंटीजन बी। ये आपका सॉरी एंटीजन ये आपका बी है। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? यदि एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ब्लड ग्रुप बी। और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट हुई? ए। समझ में आ गया ना? ये। अब आप देखना कि हम एक ऐसी भी आरबीसी देखते हैं कि जिसमें एंटीजन ए भी मिलता है और बी भी मिलता है। एंटीजन ए भी मिलता है और बी भी मिलता है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? यदि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ए बी ब्लड ग्रुप। और इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? यहां एंटीबॉडी क्या होगी? यहां एंटीबॉडी एब्सेंट होती। जब दो दो आपकी एंटीजन रहती है तो एंटीबॉडी यहां कोई भी नहीं आती, यहां एंटीबॉडी एब्सेंट हो जाएगी। एंटीबॉडी यहां क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। जब ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, दो दो एंटीजन आ जाते हैं, तो उसके प्लाज्मा में फिर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। समझ में आ गया? यहीं पर यदि आप देखो, ये है आपका प्लाज्मा, ये है आपकी आरबीसी, और ना ही इसमें एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है। इसकी जब हमने सेल देखी तो इसकी सरफेस में ना तो हमें एंटीजन ए देखने को मिला और ना ही एंटीजन हमें बी देखने को मिला। तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहला गया? जब कोई भी एंटीजन नहीं होता तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ। ये बन गया ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन जब कोई एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी आपकी दो दो आती हैं, एंटीबॉडी आपकी दो दो प्रेजेंट हो जाएंगी। यहाँ एंटीबॉडी ए भी रहेगी, एंटीबॉडी बी भी रहेगी। जब एंटीजन नहीं होते तो एंटीबॉडी दो दो होती है, और जब दो दो एंटीजन आते हैं तो एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होती। समझ में है ना? जब एंटीजन दो दो होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है। और जब आपका एंटीजन ना ए होता है ना बी होता है, तो वो ब्लड ग्रुप आपका क्या कहा जाता है? ओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओ कहलाता है। समझ में आ गया? इतना आ गया समझ में कि नहीं आया? चलिए देखिए, अब ये तो मैंने बताया कि अभी ऐसे समझाने के बेस पर बताया मैंने कि आपका एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब बाय द वे आप घर गए, आपको माइक्रोस्कोप मिल गया, हो सकता है कहीं ऐसी फैसिलिटी हो कि माइक्रोस्कोप है, तो आप तुरंत आप पिन से एक छेद करोगे, एक ड्रॉप निकालोगे, स्लाइड होगी यदि आपके पास तो एक रखोगे स्लाइड में, कोई भी कांच का कोई पार्ट भी चल जाएगा, तो आप रख करके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप कैसे समझोगे कि आपका एंटीजन ए है कि बी है? वहां लिखा तो रहेगा नहीं। तो उसके स्ट्रक्चर देख करके हम समझते हैं। कैसे समझते हैं? स्ट्रक्चर देख करके। देखना कि जिसकी सरफेस में, जैसे ये आपकी डोनांस मेम्ब्रेन है, तो इसके सरफेस में आपकी कैसी स्ट्रक्चर बनती है? ऐसे, ये जैसे ए बनाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, ऐसा, ऐसे बीच में ए फॉर एप्पल, ऐसे आपका तिकोना ऐसा आपका बनता है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन रही, जैसे ये बीच में लाइन खींच दो तो ए बन जाएगा ये। तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी आरबीसी की, जब स्ट्रक्चर हमें, जब हम डायग्राम देखेंगे आरबीसी सेल का, तो हमें कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखती है। क्या क्या दिखती है?
ऐसी दिखती है ये आपकी, ऐसे ऐसे आपकी ये स्ट्रक्चर दिखेगी, ऐसे ये तिकोने तिकोने से आपके ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगी। ए फॉर एप्पल जैसा बना दिखेगा। ए फॉर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंटीजन ए। यदि हमने माइक्रोस्कोप से अपना ब्लड देखा और हमें सेल दिखी इस तरह की कि ऐसे तिकोने तिकोने से आपके स्पाइन लाइक आपके कटीले कटीले से नुकीले आपके पार्ट दिख रहे हैं, तो वो है ए फॉर एप्पल, बोले तो ए एंटीजन। और यदि ए एंटीजन यदि ऐसे स्ट्रक्चर दिखती है तो वो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो गया? ए हो गया। अब बात करते हैं हम, यदि आपको ऐसी सेल नहीं दिखी, आपकी सेल कैसे दिखी आपको? ये आपके ऐसे, और आपका जैसे हम बी बनाते हैं ना, तो बी बनाने के लिए हम कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे, ये एक लोब ऐसे बनाते हैं और ये आपका ऐसा दो लोब बनाते हैं ना, और ये हो गया आपका बी, ऐसे बनाते हैं ना। तो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी भी देखने को मिल सकती है कि ऐसे आपका ऐसे ऐसे, ये आपके ऐसे राउंडेड पार्ट आपके दिखेंगे ऐसे। यदि आरबीसी की संरचना आपको माइक्रोस्कोप से ऐसे देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है ये बी लोब, जैसे बी का एक भाग आपका ये और फिर आप ये दूसरा आपका बन गया। तो ये इस तरह के यदि आरबीसी का डायग्राम दिखे आपको देखने में माइक्रोस्कोप से, तो वो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी। तो ये हो गया बी ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है ये बी का लोब बना हुआ है, बी का एक लोब, फिर ये दूसरा लोब। तो ये देखो ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये बन गया बी। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये बी एंटीजन है। तो ये आपको आरबीसी माइक्रोस्कोप में ऐसी भी देखने को मिल सकती है, समझ में आ गया ना। और आपकी एक आरबीसी ऐसी भी देखने को मिलेगी कि आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, फिर आपका मिल गया ऐसे, ठीक है ना, फिर ये आपका ऐसे और फिर ये मिल गया ऐसे। ये आपका एक नुकीला, एक आपका ऐसे लोब वाला, एक नुकीला, ये आपका लोब वाला। अब ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप, कि इसमें ए भी है और बी भी है, तो ये हो गया आपका ए बी ब्लड ग्रुप। समझ में आ गया? आपके एक ऐसी प्लेन सरफेस भी मिलेगी जिसमें ना नुकीलापन ना आपका वो, तो ये आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? आपका ओ। तो ऐसे जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे समझेंगे कि ये एंटीजन ए है, ये आपका एंटीजन बी है, और ये आपका ए बी एंटीजन है, और ये आपका कोई एंटीजन ना होने की वजह से ये ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। समझ में आ गया ना? ये एंटीजन और आपका मैंने बताया है क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी आपकी जैसे ये है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होती है, जो प्लाज्मा में तैरती रहती है एंटीबॉडी, वो आपकी ए या कि बी एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी का जो शेप होता है, तो वाई कैसे बनाते हैं? हम ऐसे वाई बनाते हैं ना, ये ऐसे वाई, ऐसे, ये ऐसे बीच में, ये ऐसे, ये आपकी ऐसे ऐसे वाई जैसे, ये स्ट्रक्चर आपकी ऐसे, ये ऐसे आपकी ये बनती है। ये आपका एक तरह से क्या डायग्राम है? ये पूरा डायग्राम एक तरह का ये एंटीबॉडी है। क्या है ये? एंटीबॉडी। तो एंटीजन, ये एंटीजन इसी में आकर के क्या करते हैं? इसी के साथ ऐड हो करके ये क्रिया करेंगे। समझ में आया ना? जैसे एक एंटीबॉडी को ले लिया हमने ऐसे, ये एंटीबॉडी, ये ऐसे एंटीबॉडी ले लिया, समझ में है ना? एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी ले लिया, और प्लस आपका, अब यदि आपका बी वाला है या ए वाला है, तो ये आपका बिल्कुल शेप जो होगा दोनों का अलग अलग होगा। ये आपका ऐसे फंसेगा नहीं, ये आपका इस तरह आपका शेप बनाएगा कि आपका ऐसे, इस तरह आपका ऐसे, ये ऐसे शेप। यदि आपका पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, यदि पूरा का पूरा सेट हो गया, तो वो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? जम जाएगा। समझ में आया ना? तो हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन से ही आपके ब्लड ग्रुप में जो होती है वो रिएक्शन होती है। यदि एंटीजन एंटीबॉडी को दूसरे फॉर्म में देखें, जैसे बैक्टीरिया वायरस फॉर्म में देखें, तो जो आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो एक तरह के एंटीजन, और एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में क्या बनती है? एंटीबॉडी। पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप में भी हम एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन होते हैं सरफेस ऑफ द आरबीसी में आपके प्रेजेंट होते हैं क्या? एंटीजन, जिसे हम डोनांस मेम्ब्रेन कहते हैं, और एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट होती है कहां पर? प्लाज्मा में। कहां पर?
प्लाज्मा में। प्लाज्मा में आपकी क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अलावा एंटीबॉडी को, और मैंने कहा प्लाज्मा में क्यों पाई जाती है एंटीबॉडी, बताइए मुझे। प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्यों पाई जा रही है? एंटीबॉडी और भी कहीं पढ़ाई है ना मैंने, प्रोटीन की वजह से। ये प्रोटीन, ये आपका यदि हम देखें एंटीग्लोब्यूलिन, एंटीग्लोब्यूलिन आपका जो होता है प्रोटीन, ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन एक तरह की प्रोटीन जो होती है वही आपकी एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। जो बताया ना मैंने, एक तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, तो जो ग्लोब्यूलिन आपकी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से ही आपकी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जो ब्लड की एंटीबॉडी है स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये देखना ये मैंने आपको बताया है एंटीबॉडी ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी ऑफ ब्लड ग्रुप। तो एंटीबॉडी ऑफ ब्लड ग्रुप ये है आपकी दो प्रकार की, ए और बी, ठीक है, ए और बी। ये ए और बी जो है एक तरह की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन। जो आपकी ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा में जो आपकी अभी बताया था मैंने, एक थम्बिन, फिब्रिन और आपका और कौन सा बताया था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। तो जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, यही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ही आपकी क्या बनाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। समझ में आ गया ना। तो एक तरह की जो एंटीबॉडी होती है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। क्लियर है, ठीक है, आगे चले। अब देखना, एक मैं चार्ट के उस फॉर्म में बता रही हूँ ब्लड ग्रुप को, आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। सरफेस में अभी मैंने एंटीजन बताए हैं, अभी सरफेस में एक और फैक्टर बताऊंगी मैं, RH फैक्टर, और फिर लास्ट में अभी वो H एंटीजन भी बताऊंगी मैं, ठीक है ना। तो अभी आपको केवल दो एंटीजन के नाम ध्यान रखना है, A एंड B। ये आपका आता है ऐसे ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप को ऐसे चार्ट में आप लोग देखते हो, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप अब कितने प्रकार में हमें बांटना है ब्लड ग्रुप को, ये हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप, ये है आपका ब्लड ग्रुप, ये है आपका एंटीजन, एंटीजन, ये है आपका एंटीजन, एंटीजन, ये है आपका एंटीबॉडी, ऑटोमेटिक चल रहा है वो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ये आपका किससे लेगा और किसको देगा, ठीक है ना। तो एक जगह हम लिखेंगे ग्राही और एक जगह लिख देंगे हम हिंदी में दाता, ठीक है ना। ग्राही को हम बोलेंगे रिसीवर, रिसीवर, और एक को हम बोलेंगे डोनर, रिसीवर और डोनर। समझ में है ना। और एक ब्लॉक और यहीं पर बना लेंगे, मैं एक चीज और आपको यहां पढ़ाऊंगी, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ये भी आपका जीनोटाइप पढ़ाऊंगी मैं। तो एक आपको एक बॉक्स और बना लेना, समझ में है ना। देखिए यहां हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं, अब 4, स्पेशल होते हैं 3। यहां अब हम डी कैस्टेलो का भी लेंगे तो 4 पढ़ेंगे अभी पहले, फिर इनके 4 के और 4 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, और फिर एक और बॉम्बे को पढ़ा देंगे तो वो कितना हो गया आपका 9। समझ में आ गया ना। एंटीजन हमने देखा आरबीसी में, यदि एंटीजन आपका क्या है, ए, यदि एंटीजन ऐसे स्पाइन जैसा निकला है तो क्या है, वो एंटीजन ए है। और यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप आपका कौन सा हो गया, कौन सा ब्लड ग्रुप का नाम क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए ब्लड ग्रुप हो गया। और यदि एंटीजन ए है तो फाइटिंग कौन करेगा, कौन सी एंटीबॉडी, तो बी, तो स्मॉल बी लिखेंगे इसे। समझ में आ गया ना। यदि आपका ये आरबीसी की सरफेस में ऐसे लोब बने हैं, ये ऐसे लोब बने हैं, तो ये आपका कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। तो ये हो गया बी एंटीजन। और यदि बी एंटीजन प्रेजेंट है, ये यदि आपका बी एंटीजन ये प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, कौन हो गया आपका, बी ब्लड ग्रुप हो गया। और आपका एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, यहाँ पर ए बनेगी एंटीबॉडी। समझ में आ गया ना। यही हमने देखा कि एंटीजन आपके दो एंटीजन आ गए, आपके कौन से आ गए, ए भी एंटीजन आ गया और आपका कॉमा लगाएंगे बी भी एंटीजन आ गया। क्या आ गया, बी भी एंटीजन आ गया।
ये बी एंटीजन आ गया। ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? ए बी। इसे बिल्कुल साथ में लिखेंगे, इनके बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, यहां कॉमा लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया ना? आपका यहाँ जो एंटीबॉडी है वो कौन सी एंटीबॉडी हो है? एब्सेंट। जब आपके दो दो एंटीजन होते हैं तो एंटीबॉडी नहीं होती। समझ में है ना? तो यहां हम लिखेंगे, डैश कर देंगे या नील लिख देंगे कि खाली, या एब्सेंट, एब्सेंट भी लिख सकते हो, एबीएस लिख दो, एब्सेंट ऑफ द एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ध्यान रख लीजिए आप। बात करते हैं हम कि यदि आरबीसी की सरफेस हमने देखी और बिल्कुल प्लेन सरफेस मिली है हमें, प्लेन डोनांस मेम्ब्रेन है, तो ये ब्लड ग्रुप आपका कौन सा हो गया? ओ। और एंटीजन कौन सा हो गया? एब्सेंट रहेगा ना, कोई एंटीजन नहीं है। तो यहाँ एंटीजन यदि एब्सेंट है, एब्सेंट हमने लिख दिया है, एंटीजन ये हो गया एब्सेंट, एंटीजन एब्सेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या लिखते हैं? ओ। और उस ओ को थोड़ी स्मॉल लेटर टाइप में लिखते हैं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप हमेशा कैसा होता है? रिसेसिव होता है, बोले तो अप्रभावी होता है। एक होता है प्रभावी, प्रभावी को लिखा जाता है कैपिटल, जैसे ही आपका बना हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी क्या कहलाएगा? डोमिनेंट, बोले तो प्रभावी, और स्मॉल टी आपका क्या कहलाएगा? अप्रभावी, जिसे बोलते हैं हम रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव। तो हमेशा आपका जो ब्लड ग्रुप आपका ए है, बी है, ये हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी, ये जो है ये हमेशा कैसे होते हैं? प्रभावी रूप में, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं ये। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा होता है? अप्रभावी होता है, उसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये रिसेसिव फॉर्म में रहता है। अब देखना, ओ ब्लड ग्रुप में मैंने बताया है कि ओ ब्लड ग्रुप में आपका कौन सा रहेगा? आपका एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी आपकी? एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी? यदि एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? जब कोई भी एंटीजन नहीं होता है तब दो दो एंटीबॉडी रहती है, पता है? जानते हैं कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, जब कोई है ही नहीं है तो कौन रोकने टोकने वाले, आराम से बैठी रहती है फिर वो एंटीबॉडी। ठीक है ना? तो यहाँ दो दो यहाँ कोई काम नहीं रहेगा, तो रेस्ट लेने के लिए दो दो एंटीबॉडी ए भी आ जाएगी और बी भी आ जाएगी। यहाँ ब्लड ग्रुप में दो दो एंटीबॉडी हैं, जो कि आपकी एक तरह से बहुत एंटीबॉडी को अच्छा माना जाता है। जहां पर एंटीबॉडी होती है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो सोचो, ब्लड ग्रुप ओ जो है उसमें एंटीजन को नुकसानदायक माना जाता है। एंटीजन की मैंने कंपेयरिंग की है लाइक दिस, आपका वायरस बैक्टीरिया, तो क्या कोई पसंद करेगा बैक्टीरिया वायरस को? नहीं करेगा ना। लेकिन एंटीबॉडी क्या करती है? बचाने का कार्य करती, सुरक्षा का कार्य करती, प्रोटेक्शन का कार्य करती, इसलिए उसे सब कोई लाइक करेगा। समझ में ना? इसीलिए तो आपका ओ ब्लड ग्रुप आपका डोनर कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप क्या कहा जाता है? डोनर कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप का कोई भी ब्लड ग्रुप वाला आपका ब्लड ले सकता है। समझ में है ना? जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसे हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। ये सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है पर दे नहीं सकता। क्यों ये रिसीवर कहलाता है? और इसका ब्लड ग्रुप आपका जो है जब देगा तो ये केवल ए बी वाले को ही देगा और किसी को नहीं देगा। समझ में ना? तो यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है? क्योंकि इसके पास सुरक्षा करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए चाहे इसे कोई ए दे दे तो कम से कम बी एंटीबॉडी मिल जाएगी, बी दे दे तो एंटीबॉडी ए मिल जाएगी। समझ में है ना? और ओ दे देगा तो दोनों एंटीबॉडी मिल जाएगी। तो एंटीबॉडी की कुछ तो मिले, तो इसीलिए ये सबका ब्लड ग्रुप ले लेता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। समझ में आ गया ना? इसमें एंटीबॉडी ना होने के कारण एंटीबॉडी पाने के लिए ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप ले लेगा। और इसमें दो दो एंटीबॉडी है और एंटीजन नहीं है, कोई भी नुकसानदायक कोई नहीं है चीज, और उपयोगी इसमें दो दो चीज है, इसीलिए ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। समझ में आया ना? तो इसे आप लिख लीजिए यहाँ स्टार लगा करके कि ये आपका कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। ये आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर है। और वो क्यों है? क्योंकि एंटीजन नहीं है,
एंटीबॉडी दो दो हैं। और ये जो ए बी है ये आपका कहलाता है यूनिवर्सल रिसीवर, रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर, समझ में आ गया, रिसीवर। तो ये इसलिए है, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ना होने के कारण ये एंटीबॉडी पाने के लिए किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं कि रिसीव कौन सा ब्लड ग्रुप किसका ब्लड ग्रुप लेगा और किसको देगा। तो ये भी आप लोगों से अभी बन जाना है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, ये डोनर है और ये रिसीवर है। हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। तो ब्लड ग्रुप ए किसका ब्लड ग्रुप लेगा? ब्लड ग्रुप ए है तो किस ब्लड ग्रुप का वो ब्लड ग्रुप लेगा? क्या लेगा? ओ ले लेगा, हाँ, और ए भी लेगा, और कोई लेगा? और कोई नहीं लेगा। या तो ये ब्लड ग्रुप ए का लेगा और या कि ओ का लेगा। देने में आएगा तो देगा किसको? ये यदि इसको देना पड़ा तो किसको देगा? ए बी को और ए को। तो ये ए को देगा और ए बी को देगा, बाकी तो नहीं दे सकता ना किसी को, ठीक है ना। बात करते हैं हम यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप की। तो बी ब्लड ग्रुप किसका ब्लड ग्रुप लेगा? बी का लेगा। और किसका लेगा? ओ का। और देने में आएगा तो बी को देगा और ए बी को देगा। बात करते हैं हम यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप की। तो ए बी ब्लड ग्रुप किसका ब्लड ग्रुप लेगा? सबका। सबका मतलब ए का भी ले लेगा, सबसे मतलब है यहाँ पर कि ये ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ओ का भी ले लेगा और अपना ए बी वाले का तो लेगा ही लेगा। समझ में आ गया? तो ऑल भी लिख सकते हो, ये चारों के नाम लिख लो। यदि देने में आएगा तो किसको ब्लड ग्रुप देगा? ये केवल अपने बस को देगा, ये ए बी वाले बस को देगा और किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ये एंटीजन खतरनाक है, ये कोई एंटीजन नहीं लेगा। समझ में आया ना। बात करते हैं हम यहाँ ओ ब्लड ग्रुप की। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ ब्लड ग्रुप किसको ब्लड ग्रुप देगा और किसका लेगा? तो यहाँ रिसीवर, रिसीवर मतलब लेने में किसका लेगा? ये केवल ओ का लेगा। और देने में आएगा तो ऑल को दे देगा, ये ओ को भी दे देगा, ये ए को भी दे देगा, ये बी को भी दे देगा और ये ए बी को भी दे देगा। समझ में आ गया ना। ये जो टेबल बताई है मैंने, ये आपसे बिना देखे बनना चाहिए, बिल्कुल। अभी आप लोग जाओगे तो अपने मन से सीधे एक पेपर निकालोगे और जैसे मैंने आरबीसी समझाई है, एंटीजन एंटीबॉडी यदि समझ में आ गया है तो ये टेबल दोबारा आपको ना याद करना है ना कुछ करना, सीधे बन जानी है। समझ में आ गया ना। इतना अभी ये बनेगा आपसे। यहाँ आप देखोगे ये जो जीनोटाइप मैंने बताया, ये अभी आपका जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप यदि ये है तो इसका ब्लड ग्रुप यदि ये है तो बनने वाली जनरेशन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ऐसे जेनेटिक्स से रिलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में जेनेटिक्स हालांकि कम हो गई है, बट फिर भी आपसे बनना चाहिए। यदि अदर किसी एग्जाम में आ गए तो आप कैसे निकालोगे, तो इसलिए ये जीनोटाइप मैंने अलग से एक यहीं पर कॉलम बता दिया है। समझ में ना। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है, इसके जीनोटाइप कितने बनते हैं? तो 2 जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है ना। जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। जीन कैसे होते हैं? जोड़े में लिखे जाते हैं। तो ये आपका, ये जैसे आपका हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो इम्यून सिस्टम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये आपका ई फॉर इम्यून सिस्टम भी पढ़ सकते हो, या इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है आपकी, ठीक है ना। तो ये जोड़े में जीन ए ब्लड ग्रुप के जीन, ये ए और ये हो गया आपका एक जोड़ा। यदि आपका ये ऐसा बना है तो इसको देख करके आप कह सकते हो कि ब्लड ग्रुप आपका क्या है। ये कौन सा जीन कौन सा है? ए है ना। ए दोनों डोमिनेंट जीन है ना। डोमिनेंट का मतलब कैपिटल में लिखे है ना, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। कैपिटल, जैसे हम खड़े हैं और हमारे सामने एक छोटे से बच्चे को खड़ा कर दिया जाए तो बताओ कि प्रभावी कौन दिखेगा? वो बच्चा दिखेगा कि हम दिखेंगे? हम दिखेंगे ना, हमारी लंबाई को लेकर के। यदि सुंदर में आ जाएगा तो वो बच्चा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो मतलब डोमिनेंट मतलब जिसका इफेक्ट ज्यादा दिखे, डोमिनेंट कहलाता है प्रभाव, जो ज्यादा अपना प्रभाव दिखा सके, ठीक है। तो जैसे लंबाई को लेकर के देखते हैं तो यहाँ आपका इसी तरह, जैसे ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, हम पूछे इसमें प्रभावी कौन है और आपका अप्रभावी कौन है, तो कौन दिख रहा है आपका जल्दी से?
कैपिटल ए दिख रहा है ना, और फिर बाद में नजर जा रही है स्मॉल ए, तो जिसमें पहले नजर जाती है वो कहलाता है प्रभावी। समझ में आ गया ना। इतनी बड़ी पब्लिक में यदि नरेंद्र मोदी जी भाषण देने लगे तो प्रभावी कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ही रहेगा। अब इतनी बड़ी पब्लिक में प्रभावी कौन हो रहा है इस समय? कौन हो रहा है बताइए? हम हो रहे हैं ना, तो हम डोमिनेंट में आ रहे हैं। तो मतलब प्रभावी का आप किसी भी तरह समझ सकते हो, आप छोटे बड़े किसी भी तरह जैसा भी आपको समझ में आ जाए वैसे आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने बताया कि यहाँ पर जो प्रभावी जीन जो होते हैं, जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ ये ए लिखा, तो दो दो जीन डोमिनेंट हैं, तो वो ब्लड ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? ए। तो एक इसका जीनोटाइप हो जाएगा ये, इसका जीनोटाइप ऐसे लिखेंगे हम, ये देखिए इसका जीनोटाइप एक तो होगा ये आई फॉर इम्यून सिस्टम भी पढ़ सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन भी आप ऐसे पढ़ सकते हो, समझ में है ना, जो भी आपको लेना हो। तो ये आई ए और ये आई ए, एक तो जोड़ा आपका ये हो गया, और एक दूसरा आपका ऐसा भी होता है आई ए और आई, और ये स्मॉल ओ लिखेंगे यहाँ, ये स्मॉल ओ है, क्या है ये? स्मॉल ओ, ये स्मॉल ओ। ये भी आप देखो कि ये है आपका कैपिटल ए, ये देखना कैपिटल ए, और ये है स्मॉल ओ। डोमिनेंट कौन है आपका? कैपिटल ए है ना, और जो डोमिनेंट होता है वही माना जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ये कौन सा कहलाएगा? ए। भले वहां ओ प्रेजेंट है, ओ जीन प्रेजेंट है, लेकिन वो ब्लड ग्रुप ओ नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका अप्रभावी है। समझ में है ना। तो आपके ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप दो बनेंगे, इसी तरह ब्लड ग्रुप बी के जीनोटाइप भी दो बनेंगे, आई बी और एक बनेगा आई बी और आई ओ रिसेसिव। ये भी आपका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट होता है आपका ये आपका ए बी का एक ही जीनोटाइप बनेगा, एक बनेगा आई ए और एक बनेगा आई बी, इसका और दूसरा नहीं बना सकते हैं। समझ में है ना, क्योंकि जीन जोड़े में रहेंगे और जोड़े में हम इसको ए और बी ही दोनों ही एंटीजन को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जा करके वो क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा। समझ में आ गया ना। यहाँ आप देखना कि इसका जो ओ का बनेगा, तो ओ में दोनों ही जीन रिसेसिव रहेंगे, ये आई ओ और आई ओ, तब जाकर के ये ब्लड ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो ये जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप हो गए देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप बनते हैं? 6 जीनोटाइप बनते हैं। समझ में आ गए ना। अब ये जीनोटाइप का आगे कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं। और अभी इनके जो 4 ब्लड ग्रुप बताए हैं ना, इनके अभी 4 और पॉजिटिव और निगेटिव में बताएंगे, RH फैक्टर बताएंगे, ब्लड क्लॉटिंग बताएंगे, और इसके बाद फिर पहुंच रहे हैं हम ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है ना। जय हिंद।